बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आज फिर एक बार खुशामदीद है आपका अपने HR4U में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं का उर्दू चैप्टर नंबर 29 और 30। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 29 और 30 पढ़ेंगे। ये भी एक गज़ल है, अहमद फराज साहब ने एक गज़ल लिखा है। तो पहले मैं आपको गज़ल के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि गज़ल किसे कहते हैं, क्या होता है। अब हम पहले पढ़ेंगे, चूँकि ऑब्जेक्टिव में अहमद फराज जो हम गज़ल चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर से पहले जो है मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स पूछता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अहमद फराज साहब की हालत ज़िंदगी के बारे में, जिसका ऑब्जेक्टिव एक एक करके आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये चैप्टर है अहमद फराज साहब का, ये मुसन्निफ़ होगा आपका, ठीक है। इनकी पैदाइश 1937 को पेशावर में हुई, जो अभी पाकिस्तान में है। फील्ड वक्त जो है वो पाकिस्तान में है। पेशावर 1933 में हुई थी। इब्तिदाई तालीम इनकी घर पर हुई थी। अहमद फराज की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई थी। इनका घरेलू माहौल अदबी और शायराना था। अहमद फराज साहब का घरेलू माहौल अदबी और शायराना था, जिसकी वजह से कम उम्री में ही शेर व शायरी की तरफ माइल हो गए। अब एक बच्चे को घर के माहौल का शुरुआती माहौल जैसा मिलता है वो वैसे में तब्दील हो जाता, बदल जाता है। इनका घरेलू माहौल शायराना और अदबी था, जिसकी वजह से कम उम्री में ही इन्होंने शेर व शायरी की तरफ अपना तवज्जो देना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन शेर व शायरी की तरफ दे दिया। फिर कह रहा है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रहे ये, जहाँ से पढ़े पेशावर में, वहाँ पेशावर यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर भी रहे और नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। तो पेशावर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर रहे और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। पढ़े लिखे लोगों की पहचान होती है कि वो आला तालीम यानी एक आला स्टेज हासिल करते हैं। शेरी मजमुआ, इनका शेरी मजमुआ भी शाया हुआ, जो कि कुल 12 था। कितना शेरी मजमुआ? अहमद फराज के कितने शेरी मजमुए हैं? 12 शेरी मजमुए हैं। ये रूमानी मिजाज के शायर थे। कैसे? रूमानी मिजाज के ये शायर थे। ये पूरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फिर कह रहा है कि मौत से पहले यानी 2009 को इनकी इंतकाल यानी मौत से पहले 2009 को बिहार के शहर दरभंगा में मुशायरे में भी तशरीफ़ लाए थे। यानी इन 2009 में ये बिहार के शहर दरभंगा, जो कि बहुत नज़दीक है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ ये एक मुशायरे में तशरीफ़ लाए थे। फिर कह रहा है कि माहनामा यानी माहनामा अखबार, पत्रिका, पत्र जिसे कहते हैं, तो माहनामा महीने में जो निकलता था उसमें इन्होंने लिखा, पहला इस्तियाक नाम से और दूसरा दास्ता नाम से। 2 माहनामा निकलता था इनका, इस्तियाक और दास्ता के नाम से अहमद फराज साहब का ही निकलता था। अहमद फराज का इंतकाल 2009 में हुआ। कब हुआ? अहमद फराज साहब का इंतकाल जो था वो 2009 में हुआ। तो ये था अहमद फराज साहब की हालात ज़िंदगी के बारे में। इससे ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लोगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा। अब हम पढ़ेंगे गज़ल 29 और 30, तो दोनों को हम पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं गज़ल को, पहले गज़ल को हम पढ़ते हैं जो कि अहमद फराज साहब ने लिखा है, जिसके लिए हमें किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं। देखिए अहमद फराज जी, अहमद फराज साहब पहला कह रहा है कि दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। दौलते, मैं एक एक मिसरे की तशरीह करता जाऊंगा, आप समझते जाओगे। दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना यानी आपके दिल में जो दर्द है, दुख है, मुसीबत है, उसको आप छिपा के मत रखना, ज़माने को मत दिखाना। ज़माना मजाक बनाता है। आँख में बूंद ना हो, दिल में समुंदर रखना। जब दुख मुसीबत आए तो आँखों में उस बूंदों को मत रखना, और आपका दिल भले छोटा, मतलब कि आँख में बूंद ना हो, दिल में समुंदर रखना। दिल के अंदर छिपा करके अपने दर्द को रखना है। कल गए गुजरे ज़माने का ख्याल आएगा। जी देखिए कितने अच्छी बात कह रहा है कि कल गए गुजरे ज़माने का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मनव्वर रखना। यानी कल जो आपकी ज़िंदगी के लम्हे, खूबसूरत पल जो गुज़र चुका है ज़माना, उसका ख्याल आएगा। आज जिस हाल में हो आप, आज इतना भी न रातों को मनव्वर रखना। बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना कि आज हम अमीर हो गए, हम बहुत बड़े हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल जो आपकी ज़िंदगी का लम्हा फ़कीरी में, गरीबी में गुजरा है, वो आपको याद आ जाए और आपको न रुला न दे। इसलिए आप ज़िंदगी के आज रातों में इतना मनव्वर, इतना रोशनास डीजे वीजे ये मत रखना, क्योंकि कल गुजरे ज़माने का ख्याल आएगा तो आपको रुला देगा।
अपनी आशिफ्त मिजाजी पे हंसी आती है, हमें अपने मिजाज पर, है ना, बिखरे हुए मिजाज पर, हमें अपनी आशिफ्त मिजाजी पे हंसी आती है, हमें बिखरे हुए मिजाज पर हंसी आती है। दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना, अरे हमने तो दुश्मनी संग यानी पत्थर से कर ली, और कांच का पैकर कहता है ना कि जिनके खुद के घर शीशे के हो उन्हें कांच पत्थर से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि मुझे अपने बिखरे हुए मिजाज पर हंसी आती है कि यार मेरी दुश्मनी पत्थर से थी और मैंने कांच का घर बना लिया, है ना, कांच का पेकर बना लिया, क्योंकि जब भी कांच से होगा तो हर कोई धमकी देगा, आपको मारेगा, पत्थर मार देगा और उसका चकनाचूर हो जाएगा ख्वाबों का महल आपके शीशे का। आस कब दिल को न थी तेरे आ जाने की, आस कब दिल को न थी तेरे आ जाने की, ये मोहब्बत का पैगाम है कि हमें हर वक्त उम्मीद रहती थी अपने महबूबा के आने की कि तुम कभी भी आ सकती हो, पर न ऐसी के कदम घर से न बाहर रखना। अरे माना कि तुम आती, तुमने खबर किया, तुम्हारा इंतज़ार था, लेकिन ऐसा इंतज़ार में डुबा दिया कि मैं डर से घर से बाहर कदम न रखता था कि हो सकता है मैं उधर जाऊं पान खाने, घूमने टहलने और तुम आके वापस न चले जाओ। इसे कहते हैं मोहब्बत। वही कह रहा है कि आस दिल को कब न थी तेरे आ जाने की, पर न ऐसी कि कदम घर से न बाहर रखना, ऐसा भी नहीं था। कह रहा है जिक्र उसका सही बज़्म में बैठे हो फराज, बज़्म यानी महफिल, कह रहा है कि जिक्र उसका सही बज़्म में बैठे हो फराज, दर्द कैसा है उठे हाथ न दिल पर रखना, यानी कि जिस महफिल में तुम बैठे हो ना, उस महफिल में तुम्हारी महबूबा जिसे तुम मोहब्बत करते हो उसकी बात हो ना, तो बैठे हो फराज, दर्द कैसे, उसकी बात सुनकर के कैसा भी दर्द उठे दिल पर हाथ ना रखना, वरना लोग पहचान जाएगा, कह रहे इसका उसका कोई तो प्रॉब्लम है, कोई तो कनेक्शन है। इसलिए कह रहा है कि जिक्र उसका ही सही बज़्म में बैठे हो फराज, उसका जिक्र हो जिस महफिल में उसमें बैठे हो तुम भी, लेकिन दर्द कैसे भी उठे, कैसा भी दर्द उसकी बातों से उठे, आप अपने दिल पर हाथ मत रखना। क्यों? क्योंकि लोग पहचान न जाए कि कहीं इससे उसके मोहब्बत का पैगाम पता चल जाएगा लोगों को। तो शायर ने कितने अच्छे अंदाज में अहमद फराज ने इसको पेश किया है। तो पहला शेर ये हो गया, यानी 29 चैप्टर ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर दूसरा 30 का, उसी का चैप्टर 30। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 30 एक ही पार्ट में दिया हुआ है, तो हम पढ़ते हैं। अब ध्यान से, अब आप ये देखो कि मैं तशरीह कैसे करता हूँ। जी देखिए, पहले कह रहा है तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। अब देखिए कह रहा है कि यार तुम हो और तुम्हारे होते हुए महफिल में लोग चिराग दिखाते हैं, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। यार जिस महफिल में सूरज खुद आया हो और सूरज के आने की रोशनी फैली होने के बाद लोग जो मतलब टॉर्च जलाते हैं, ये तो बेवकूफ़ी है ना। वही कह रहा है कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है जो सूरज को चिराग, सूरज को रोशनी की क्या ज़रूरत है। अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हूँ, यानी कह रहा है कि अपनी महरूमी के यानी अपनी मायूसी, मैं जो मायूस हूँ उससे शर्मिंदा हूँ। खुद नहीं रखते औरों के बुझाते हैं चिराग। यार मैं तो शर्मिंदा हूँ अपने आप में कि मैं खुद चिराग रखता नहीं। चिराग जमा तो ना डिबिया, लालटेन, जी हाँ उसे, कि खुद नहीं रखते औरों का बुझाते हैं चिराग। याद रखना वही लोग दूसरे का चिराग बुझाते हैं जिनके पास खुद का चिराग नहीं होता। वही कह रहा है कि अपनी महरूमी पे एहसास शर्मिंदा हूँ मैं यार कि एक मैं नहीं रखता चिराग और मैं दूसरों का बुझाता हूँ। देखिए इंसानी फितरत होती है कि जो चीज़ लोगों के पास नहीं होती है ना, वो चाहता है कि दूसरों के पास भी ना हो, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है इंसान के पास। यही जलन का निशानी है। बस्तियाँ दूर हो ही जाती है रफ्ता रफ्ता, कह रहा है कि बस्तियां रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे दूर होती जा रही है बस्तियां मुझसे, दम बदम आंखों से छिपते चले जाते हैं चिराग। और बस्तियां ही दूर नहीं हो रही, दम बदम यानी धीरे धीरे जो है वो बस्तियां भी हमसे लगातार धीरे धीरे लगातार हमारे आंखों से रोशनी चली, यानी कि आज बस्तियां दूर होती जाती हैं। आज हमारे यहाँ से माहौल, तरबियत, तालीम, इज्जत सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और दम बदम आँखों में चुभते, आँखों से चिराग तो छुपते चले जाते हैं कि वीरानियाँ सी आती जा रही है ज़िंदगी में। क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, उनको क्या खबर कि दामन यानी आंचल को कहते हैं, इसको पहलू को, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं जो ज़माने के हवाओं से बुझाते हैं चिराग। आप जो किसी चिराग के लोग को बुझाने जाते हैं ना, तो वो खुद को भी जला देता है, खुद को भी थोड़ा सा जला देता है। और गोशे बख्त हैं हम लोग पे रोशन है ज़मीर, क्या कह रहा है? गोशे बख्त यानी
तकदीर के मारे हम लोग हैं मुक़द्दर, गोशाए बख्त है हम लोग पे रोशन है ज़मीर, और जो अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चराग। गोशाए बख्त हमारी किस्मत देखो कि जो अंधेरे में है वही दूसरों को, दुनिया को चराग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, जी बस्तियाँ चांद, ऊपर की दुनिया को कह रहा है कि बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, कर रहे अर्ज पे बुझते चले जाते हैं चराग। अरे इंसान, तुम जो चांद और सितारों पर बस्तियाँ बिछा रहे हो और रह रहे हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी का क्या ठिकाना है? तुम्हारी खुद की दुनिया लुट रही है, बर्बाद हो रही है, तुम चांद पे जाने का तरीका ढूंढ रहे हो, चांद पे बस्तियाँ बसाते हो, ज़मीन ले रहे हो। अपनी ज़मीन जो अपना चंद हिस्सा है ज़मीन का टुकड़ा, वो तो संभल नहीं रहा, अपना इन मुआशरा तो संभल नहीं रहा, तुम चांद पर जा रहे हो। ऐसे बेदर्द हुए हम भी कि अब गुलशन पर, यानी अब हम ऐसे बेदर्द हो चुके हैं कि गुलशन पर बर्क गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चराग। हम ऐसे अब हो चुके हैं गुलशन पर कि बर्क गिरती है तो जिंदा में, जिंदा यानी कैद खाना, यानी बिजली जो गिरती है कहीं तो कैद खाने में तो जलाते हैं चराग। यानी कि अब ऐसी हालत हो गई है कि हम जेल में बचे हुए और बाहर बिजली की चिंगारी चमकते गिरती है तो हम कहते हैं कि या अल्लाह हम तो महफूज हैं ना, दुनिया में आग लगे। ये हो गया है ज़माना। अब कहा गया कि अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, हाले दिल सुनने सुनाने वाले, क्या कभी तू भी चैन से सोया है मेरी नींदों को चुराने वाले। कैसे सो सकता है कोई चैन से? जेल में हो तुम, कैद खाने में, और दूसरे पर बिजली गिरती तो गिरने दो, ऐसा है। अब ये आखिरी है, मक्ते का शेर है। इसमें कहता है कि ऐसी तारीकियां आंखों में बसी है कि फराज, अहमद फराज कह रहे हैं, मक्ते का शेर है कि ऐसी तारीकियां आंखों में बसी है कि फराज, यानी ऐसा अंधेरा हमारी आंखों में छा चुका है, इतना मध्यम सा हो चुका है कि रात तो रात हम दिन को जलाते हैं चराग, कि आंखों में ऐसा अंधेरापन छा चुका है कि रात तो अलग बात है, हम दिन में भी कहीं निकलते हैं तो टॉर्च और रोशनी ले करके निकलते हैं। तो ये अहमद फराज साहब का दोनों चैप्टर था, दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है? और आप लोग अपने वादे को भूल ले, वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो और हमारा सपोर्ट करो। आपको गुरु दक्षिणा में क्या मांग रहा हूँ मैं? सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ, लाइक मांग रहा हूँ, कमेंट मांग रहा हूँ, पढ़ो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे आपको। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।